तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड ये चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं, जिसका कंटेंट आप देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, हुक्स लॉ, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व, फिर इलास्टिक मॉड्यूलाई, एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल। ओके, हमारा टारगेट रहेगा कि आज हम कोशिश करेंगे कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व तक के ले लें। ये वाला पार्ट काफ़ी बड़ा है, इलास्टिक मॉड्यूलाई, और यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना। 90% चांस नीट जेई जो भी हो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो यही पार्ट से आएगा, मगर ये सारे इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में हम क्या देखने वाले हैं? इंट्रोडक्शन में हम सिर्फ मैटर को थोड़ा सा स्टडी करेंगे। हमने अब तक इतने सारे जो चैप्टर्स पढ़े, तो उसमें जब हम बॉडीज़ की बात करते थे तो हमेशा रिजिड बॉडीज़ की बात करते थे। रिजिड बॉडीज़ जो एकदम ठोस होती हैं, जिनके पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बदलता नहीं है ना। जैसे कि कोई एक लकड़ी का टुकड़ा ले लोगे आप, है ना, उनके सारे पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है वो कैसा रहता है, एकदम ठोस होता है, ये कभी एक दूसरे की डिस्टेंस बदलता नहीं है। मगर ऐसा है कि आसपास का मैटर असलियत में ऐसा बना हुआ नहीं है। इट इज़ पॉसिबल कि आप पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस को कम या ज़्यादा कर सकते हो। जैसे एक स्टील का वायर है, अगर थोड़ा सा खींचेंगे आप उसको तो उसके मॉलिक्यूल्स, उसके पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये फिनोमेना आपको स्प्रिंग में देखने को मिलता है। जब स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करते हो तो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है उनके, आप प्रेस करते हो तो उनके पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है। खींचने पे बढ़ता है, कम दबाने पे कम हो जाता है। तो ये जो है, आप क्या करते हैं, बाहर से एक फोर्स लगाते हैं उसके शेप को, उसके साइज को बिगाड़ने के लिए। जो फोर्स आप लगाते हो उसके शेप को, उसके साइज को बिगाड़ने के लिए, उसे कहा जाता है डीफॉर्मिंग फोर्स। उसे क्या कहा जाता है? डीफॉर्मिंग फोर्स। तो मैंने क्या किया, किसी बॉडी पे डीफॉर्मिंग फोर्स लगाया, जिसके वजह से उस बॉडी का शेप, साइज, जो भी है, नक्शा सब बदल गया। अब उसके वजह, अब जब मैंने जैसे ही डीफॉर्मिंग फोर्स हटाया तो बॉडी अपने आप वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई, वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन को उसने रीगेन कर लिया। तो ऐसे मटेरियल को आप क्या कहते हैं? इलास्टिक मटेरियल, जिसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि वो डीफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने के बाद, या डीफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने के बाद अपना ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल साइज रीगेन कर सकता है। ऐसे मटेरियल को क्या कहा जाता है? इलास्टिक मटेरियल। और उसकी प्रॉपर्टी को कहा जाता है इलास्टिसिटी। आया समझ में आपको? मगर कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो ये डीफॉर्मेशन को बिल्कुल भी अपोज नहीं करते। बोले मतलब कैसा? जैसे इलास्टिक को मान लो कि एक स्प्रिंग है, मैं उसको दबा रहा हूं ऐसा, तो मैं डीफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा हूं, उसका साइज छोटा कर दिया मैंने, है ना। मगर स्प्रिंग इस डीफॉर्मिंग फोर्स को अपोज कर रहा था। जैसे ही आपने हाथ हटाया, वो क्या करा? वापस आ गया अपनी जगह पे। जैसे आप बार बार अपोज करते रहते हैं, मैं आपको डिफॉर्म करने की कोशिश करते रहता हूँ। कैसे? मैं बोलो पढ़ो रे, डीपीपी सॉल्व करो रे, है ना, या जो भी आपको मैं बोलता हूँ, मगर आप सुनते क्या नहीं, वापस जैसे के वैसे। तो वैसी सिचुएशन। और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, जब आप उनको डीफॉर्म करते हैं तो वो आपके डीफॉर्मिंग फोर्स को ज़रा सा भी अपोज नहीं करते, और आप उन्हें जो शेप दोगे, जो साइज दोगे, उसको वो एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे कि आपका आता है क्ले पेस्टल्स, क्ले आता है ना, मिट्टी वो जो बनाते हैं अपन, वो चाइना मिट्टी बोलते हैं उसको, है ना, हालांकि कहेगा चाइना मिट्टी। तो क्ले पेस्टल्स जो होते हैं, जिसको आप कुछ भी एक जानवर बनाते हैं, कभी फल फ्रूट बनाते हैं उसका, तो उसको जब आप डीफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो तो उसने एक शेप साइज ले लिया। जब आप उसको हटा देते हो डीफॉर्मिंग फोर्स को, तो वापस जैसे कि वैसे हो जाता क्या हो? नहीं, वो जो शेप और जो साइज दिया उसमें रहता है, बरकरार रहता है। तो उसने अपने डीफॉर्मिंग फोर्स को अपोज नहीं किया। ऐसे मटेरियल को कहा जाता है प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक बोले तो ये प्लास्टिक नहीं रहता वो, हाँ, ये अपना जो प्लास्टिक आता वैसा नहीं, है ना। प्लास्टिक मटेरियल वो रहता है जो डीफॉर्मेशन को अपोज नहीं करता, वो वापस से अपना ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन
नहीं करता, और उसकी मटेरियल, उसकी एबिलिटी को, उसकी प्रॉपर्टी को कहा जाता है प्लास्टिसिटी। देखा जाए तो दुनिया में कोई भी चीज़ 100% इलास्टिक और 100% प्लास्टिक नहीं है। अब 100% इलास्टिक बोलने का मतलब क्या? जब आप उसके शेप और साइज़ को बिगाड़ते हो और छोड़ देते हो तो वो 101% ओरिजिनल शेप और साइज़ नहीं रिगेन कर पाता, हल्का सा डिफॉर्मेशन उसमें रह ही जाता है ना। अपनी बॉडी भी क्या होती है, एक इलास्टिक बॉडी है, जब आप उसको यूँ करते वापस ओरिजिनल शेप में आ जाता है। ऐसा तो नहीं कि मुंडी ऐसी मुंडी रह गई मेरी, है ना। मगर आपने देखा होगा कभी आप गिरते हैं, आपको कुछ कोई ना कोई मतलब चोट आती है जिसमें मतलब बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आ जाता है, वो हमेशा के लिए आ जाता है ना। जैसे मेरी, जैसे ये फिंगर देखो, ये फिंगर ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, मगर ये फिंगर को मैं कितना भी स्ट्रेट रखने की कोशिश करूँ वो जिगजैग में आती है थोड़ी सी, है ना। तो ये जो डिफॉर्मेशन ये हमेशा के लिए आ गया। अब ये हुआ कि भाई इस पर क्या हुआ कि जब मैं गिरा था एक बार ऐसा कि भाई ये ऐसा गिरा था मैं, तो उस पर जब ऐसा जोर आया तो बहुत ज़ोर से लगा, तो उसमें एक डिफॉर्मेशन आ गया, वो परमानेंट हो गया। अब उसको कुछ भी कर लो, मैं कितना भी ऐसा सीधा करने की कोशिश करूँ वो नहीं होगा, वो टेढ़ा ही रहेगा, है ना। तो ऐसे बॉडीज़ में डिफॉर्मेशन आते रहते हैं। कभी किसी का जो एल्बो है थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है हमेशा के लिए, है ना। एक आता है, एक प्रॉब्लम जाता है वेट बढ़ने के साथ साथ, है ना। ये जो आपके जो लेग्स होते हैं वो जो स्ट्रेट होना चाहिए एक्चुअल में, ये एज में जैसा आपके स्ट्रेट रहेंगे, मगर जब आपका वेट बढ़ जाता है तो वो थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसा बेंड हो जाते हैं, घुटने जो रहते हैं थोड़े से ऐसे बेंड हो जाते हैं। और माना ये जाता है मेडिकल्स में, मुझे एग्जैक्ट इतना डिटेल नॉलेज नहीं है, मगर माना ये जाता है मेडिकल में कि इसको आप ठीक नहीं कर सकते, इसको सिर्फ सर्जरी से ठीक कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको मिनिमाइज कर सकते हैं इसकी इफेक्ट को विद सम एक्सरसाइज, और उसके अलावा उसको कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो ये देखो, ये कुछ चीज़ें होती है जो डिफॉर्मेशन हो जाती है। बॉडी तो इलास्टिक है, हाँ साफ है बोर्ड, ठीक है। तो जो मैं कह रहा था, बॉडी तो हमारी इलास्टिक है, मगर कहीं ना कहीं उसमें डिफॉर्मेशन रह ही जाता है। तो रबर को भी अगर आप खींचेंगे, थोड़ा सा खींचेंगे तो ठीक है चलेगा, उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी जैसी की वैसी रहेगी। थोड़ा ज़्यादा खींचो और अब छोड़ो, तो क्या लगता है वो एग्जैक्ट लेंथ में होगा क्या पुराने वाले? हल्का सा डिफॉर्मेशन रह ही गया होगा, है ना। तो कोई भी चीज़ 100% इलास्टिक नहीं होती, ना ही 100% प्लास्टिक होती है। अगर आप हल्का सा उसको पूरा शेप साइज दे देते हैं, वो एक पता नहीं चलता, मगर वो अपने आप को हल्का सा रिस्टोर करने की कोशिश करता ही है। मगर फिर भी कुछ चीज़ों को माना गया कि परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है, जैसे कि कॉर्ड्स फाइबर, कॉर्ड्स मटेरियल से बनाया गया फाइबर, मानते हैं कि ये शायद 100% इलास्टिक मटेरियल है। क्ले पेस्टल्स तकरीबन माना गया कि वो 100% प्लास्टिक बॉडी है। 100% तो नहीं है, मगर 99% के आसपास कैसे हम लोग कह सकते हैं। तो चलो उसी चीज़ को हमको लिखना है यहाँ पर। इंट्रोडक्शन में हम वही चीज़ों को लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इलास्टिक या इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी 9.1.1 इलास्टिसिटी, the property of any material due to which it regains its original shape and size as soon as deforming force is removed is called as elasticity. इसको हम लोग कहते हैं elasticity. And the material exhibiting such character is called as elastic material. Example: rubber, steel,
वायर एटसेट्रा। जी हाँ, स्टील वायर एक ज़बरदस्त इलास्टिक मटेरियल है, तभी तो क्रेन में उसको यूज़ करते हैं अपन रबर के बजाय। चलो, ये इधर का हो गया था ना कंटेंट वंटेंट। फिर आता है 9.1.2 प्लास्टिसिटी। The property of any material due to which it does not oppose any deformation, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी जिसके वजह से वो किसी भी किस्म के डिफॉर्मेशन को अपोज नहीं करता, एंड मेंटेन्स द शेप और साइज आफ्टर deforming force is removed is called as plasticity। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं प्लास्टिसिटी। एंड द मटेरियल exhibiting such character is called as plastic material। और मटेरियल जो इस तरह का कैरेक्टर बताता है उसे हम लोग कहते हैं प्लास्टिक मटेरियल। एग्जाम्पल के तौर पे क्ले, पेस्टल्स, और पुट्टी एटसेट्रा। पुट्टी मालूम है ना, पुट्टी, बिरला वॉल केयर पुट्टी, वो दीवारों पे सीलन आने ना दे। चलो लिखो फटाफट। मटेरियल क्ले, पेस्टल्स, पुट्टी। हुआ बेटा?
उधर का हो गया ना। प्लास्टिसिटी, अरे इसके था वो, हो गया हो ना, टाइटल तो लिखना। नाइन पॉइंट टू, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। अब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखने वाले हैं कि अगर कोई बॉडी में इलास्टिसिटी जनरेट होती है तो उसके पीछे का कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है कि बॉडी इलास्टिक नेचर बताता है, इलास्टिक बिहेवियर बताता है। चला लवकर लवकर लिहा। रबर ज़्यादा इलास्टिक है कि स्टील ज़्यादा इलास्टिक है? रबर ज़्यादा इलास्टिक है कि स्टील ज़्यादा इलास्टिक है? कोई चीज़ कितना इलास्टिक है कैसे पता चलता, किस चीज़ से पता चलेगा? जितना लंबे कोई चीज़ कितना इलास्टिक है कैसे पता चलेगा? खींच के पता चलेगा। मतलब इलास्टिक नेचर किस में ज़्यादा है, ये चीज़ कैसी पता चलेगी? अपोज करेगा, कौन अपोज करेगा? बॉडी। उस अपोजिंग फोर्स को कहा जाता है रीस्टोरिंग फोर्स। आगे पढ़ेंगे अभी आप थोड़ी देर में, स्ट्रेस में उसमें उसको कहा जाता है रीस्टोरिंग फोर्स। तो स्टील में रबर के मुकाबले रीस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होता है। उसको खींच के ऐसा डिफॉर्म करना आसान नहीं होता, मगर फिर भी उसमें ज़्यादा होता है, इसीलिए वो ज़्यादा बेहतर इलास्टिक है स्टील आपके रबर से ज़्यादा। अब हमको अगला जो पार्ट देखना है वो है इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। अब हम जानते हैं कि भैया देखो, मैटर जो है कई सारे एटम्स या सीधा बैठ जाए, अभी बैठ जाए। मैटर्स जो है कई सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनता है, और वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर और एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में बने हुए होते हैं, है ना। वो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर और लैटिस स्ट्रक्चर जिसको कुछ ऐसा कहा जाता है। हम अपनी शादी उसमें देखेंगे कि भाई आपको कोई भी मैटर है एक एटम या मॉलिक्यूल से बनता है, और वो एटम और मॉलिक्यूल और भी कई सारे एटम और मॉलिक्यूल से घिरा हुआ होता है चारों तरफ, है ना, सराउंडेड होता है। जैसे मान लो कि ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, या मॉलिक्यूल पकड़ लो, ये एक एटम या मॉलिक्यूल, ये इस तरह से। और अगर एक और बनाने की कोशिश करूँगा अगर मैं, तो जान दो, वो जमेगा नहीं, मैं छोड़ो। तो ऐसा कई सारी, इसके बाजू में भी ऐसी एक स्ट्रक्चर होगा, और बिल्कुल वैसे ही एटम्स मॉलिक्यूल चारों तरफ दूसरे एटम और मॉलिक्यूल से घिरे हुए रहते हैं, और ये एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे होते हैं। ऐसा नहीं कि उनके बीच का डिस्टेंस कम ज़्यादा हो रहा, स्पेसिफिक डिस्टेंस पे होते हैं। ये डिस्टेंस फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। ऐसा नहीं कि आज बोले दोपहर में अपन इधर रहेंगे, शाम में बोले करीब रहेंगे, है ना, सुबह में और दूर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर। तो भाई ये वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे रहते हैं, फिक्स डिस्टेंस पे रहते हैं, जिसको अपन बोलते हैं इक्विलिब्रियम, कि वो अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन में मेंटेन करके रहते हैं। मतलब चारों तरफ से लगने वाला फोर्स कैसा है, उसको बैलेंस्ड है। अब इक्विलिब्रियम में रहते किसकी वजह से? तो इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के वजह से, इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। ये जो इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, ये एक स्प्रिंग के जैसा होता है। ये एक स्प्रिंग के जैसा होता है। स्प्रिंग की खासियत क्या है कि वो क्या करता है, हर हाल में अपोज ही करता है ना। वो तुम खींचोगे तो भी अपोज करेगा,
तुम प्रेस करोगे तो भी वो अपोज ही करता है। तो ये जो इनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर एटॉमिक फोर्सेस होते हैं, ये एक स्प्रिंग की तरह होते हैं जो हर हाल में आपको अपोज करेंगे। अगर आप खींचोगे तो भी अपोज करेगा, है ना, और आप अगर उनको पास लाओगे तो भी वो क्या करेगा, अपोज करेगा। अब जब बाहर से आप कोई डीफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, जब बाहर से आप कोई डीफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो होता क्या है, इन एटम्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है या कम ज़्यादा होता है। जैसे अगर मैं खींचूंगा तो डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मैं प्रेस करूंगा तो इनके बीच का डिस्टेंस कम होगा। और ये तो कैसे, तुम्हारे को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे हैं, तुमको तो हर हाल में क्या करने वाले, वो अपोज करेंगे। तुम उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ाने की कोशिश करोगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उनको अट्रैक्ट करके क्या करेंगे, पास लाने की कोशिश करेंगे। तुम उनको दबाने की कोशिश करोगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उनको दूर करने की कोशिश करेगा। आई कि नहीं आई बात समझ में आपको? तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हर हाल में आपको क्या करेंगे, अपोज करते हैं। और इसी कारण से आप देख सकते हैं कि भैया कोई बॉडी में आपको इलास्टिक नेचर नजर आता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उसके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा वो एक इलास्टिक मटेरियल रहेगा। ठीक है ना? तो यही बातों को हमको देखना है। इसको मैं थोड़ा सा 2-4 पॉइंट्स में कवर करने की कोशिश करता हूँ। थ्योरेटिकल है पूरा का पूरा। As we know that in solids the atoms and molecules are bounded by neighboring atoms and molecules. They are held together at specific distance with the help of intermolecular or interatomic force, intermolecular or interatomic force। ठीक है? These forces acts like a spring mechanism। ये forces act करते हैं like a spring mechanism which opposes any change of distance, change of equilibrium distance between those atoms or molecules, between those atoms or molecules। Hence when a deformation force is applied, hence when a deformation force is applied, these intermolecular forces
acts like a restoring force, giving a property of elasticity to the material, giving a property of elasticity to the material. ओके, जो कि मटेरियल को इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी देता है एटम। सिर्फ समझना है इसको, रट्टा नहीं मारने का। ये तुमको सिर्फ समझने के लिए कि अंदर क्या हो रहा है, उसका किस वजह से हो रहा है ये सारी चीज़ें। हाँ, इंटर कहाँ, इंटर कहाँ है? इंटर मॉलिक्यूलर और इंटर एटॉमिक। यार इतनी अच्छी हैंड राइटिंग है मेरी यार, तुम लोग ऐसा बोलते हैं, पूछते रहते हैं। आओ ना यार, नहीं नहीं डिक्टेशन नहीं जमता ना, ये इस पे जमता नहीं है डिक्टेशन, सोचना पड़ता। चलो इधर लेफ्ट साइड का हो गया, डायग्राम वायग्राम सभी का हो गया ना। चलो ये हो गया इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड, इतना ही था इसमें। अब आता है 9.3, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। चलो भाई हुआ। स्ट्रेस, बाबू इकडे लक्ष द्या। पहिले फिजिक्स है ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। अब देखेगा क्या उसको, अब तो सर पे बाल भी नहीं रहे उसके। अरे यार अच्छा लग रहा था ना टोपी पहन लिया, मस्त ठंडा ठंडा लगता हुआ है ना। बना लूँ क्या मैं? चलो हुआ क्या? स्ट्रेस, जब भी आप किसी बॉडी पे डीफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, है ना, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो क्या करते हैं, एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट करते हैं। तो किसी बॉडी के पर यूनिट एरिया में जब आप ये देखते हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स कितना है, तो उसको कहते हैं स्ट्रेस। तो मैं यहाँ लिखूँगा, वेन एवर अ बॉडी इज सब्जेक्टेड to deforming force, whenever a body is subjected to deforming force, the restoring force per unit area developed
in the body is called as stress. इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेस. तो स्ट्रेस को फॉर्मूला अगर मुझे लिखना है तो ऐसा लिखूंगा, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया. रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, जिस एरिया पे आप फोर्स लगा रहे हैं उसका एरिया, है ना. तो रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया. अब ऐसा है, प्रॉब्लम ये है कि रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ डेवलप होता है? बॉडी के अंदर. अब बॉडी के अंदर वो पैदा होता है तो उतना झाँक के तो देख नहीं सकते कितना फोर्स है, तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो भैया हमको उस वक्त याद आया फिर न्यूटन का लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. रीस्टोरिंग फोर्स असल में एक रिएक्शन फोर्स है. किसका? डिफॉर्मिंग फोर्स का. तो ये उतना ही होगा जितना डिफॉर्मिंग फोर्स होता है ना. तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ रीस्टोरिंग फोर्स को एक और फॉर्मूले से, या स्ट्रेस का एक और फॉर्मूला हो सकता है, डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया. यानी कि सिंपल आप कहेंगे F अप्लाइड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. F अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. आई थिंक ये हो चुका है सभी का. राइट साइड हो चुका है. है ना. अब ऐसा है कि ठीक है, F अप्लाइड पर यूनिट एरिया ये समझ में आ गया. अब इसका SI यूनिट अगर मैं लिखूंगा तो SI यूनिट स्ट्रेस का क्या रहेगा? तो वो रहेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और अगर मैं इसका डायमेंशन निकालने जाऊंगा तो इसका डायमेंशन क्या रहेगा? तो इसका डायमेंशन रहेगा m1l-1 t-2. न्यूटन का m1l-1 t-2 और इसका हो जाएगा m1l-1 t-2. अब आपको लग रहा होगा कि भैया ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये फोर्स पर यूनिट एरिया, ये तो प्रेशर के जैसा है, तो उसका यूनिट भी प्रेशर के जैसा होना चाहिए, यानी पास्कल. बिल्कुल सही है, मगर हर स्ट्रेस को आप प्रेशर नहीं बोल सकते. हर स्ट्रेस को आप प्रेशर नहीं बोल सकते. प्रेशर इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेस. प्रेशर जो है वो भी एक किस्म का स्ट्रेस ही है, मगर हर स्ट्रेस को प्रेशर नहीं बोल सकते. प्रेशर की खासियत ये है, उसमें लगने वाले सारे के सारे फोर्सेस बॉडी पे परपेंडिकुलर होते हैं. उस पे लगने वाले सारे के सारे फोर्सेस बॉडी पे परपेंडिकुलर होते हैं. आई के पास समझ में आपको, है ना. मगर यहाँ जब आप देखेंगे स्ट्रेस के अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे, आप देखेंगे ऐसे कई सारे फोर्सेस है जो बॉडी को परपेंडिकुलर नहीं है ना. तो बात समझ में आई. प्रेशर इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेस, मगर प्रेशर मतलब स्ट्रेस पूरा प्रेशर नहीं है. प्रेशर में सारे फोर्सेस क्या होते हैं? बॉडी को परपेंडिकुलर होते हैं. यहाँ पर फोर्सेस तो सबके सब फोर्सेस प्रेशर परपेंडिकुलर नहीं होते. ये टाइप्स जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आपको. चलिए अब देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेस के कितने टाइप है? पहला लॉन्जिट्यूडिनल और टेंसाइल स्ट्रेस. लॉन्जिट्यूडिनल और टेंसाइल स्ट्रेस. दूसरा वॉल्यूम स्ट्रेस. तीसरा शियरिंग स्ट्रेस, है ना. लॉन्जिट्यूडनल और टेंसाइल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल. ये प्रेशर के जैसा
इधर का हो गया। चलिए एक एक करके हम सारे स्ट्रेस को समझेंगे। सबसे पहला आपका देखा जाए तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्जिट्यूडिनल या फिर जिसको हम लोग कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। लॉन्जिट्यूडिनल और टेंसाइल स्ट्रेस। अब लॉन्जिट्यूडिनल और टेंसाइल स्ट्रेस कैसा है, इसके लिए आप एक इमेजिनेशन करिए कि एक रिजिड सपोर्ट है, उसमें से कोई तो भी एक वायर है जो कि इलास्टिक वायर है, जैसे स्टील का वायर है ना, इस तरह से वो लटका हुआ है। ओके, इस स्टील के वायर की लेंथ पकड़ लो, फिलहाल है कैपिटल एल। जब इसको कोई फोर्स नहीं लग रहा तो इस स्टील वायर की लेंथ कितनी आ रही है, कैपिटल एल। अब ऐसा है कि मैं इसके नीचे एक वजन लटका देता हूं। ओके, ये है उसका वेट ऑब्जेक्ट का mg, और ये एक्ट कर रहा है एज फोर्स। अब जाहिर बात है इस वेट के कारण इसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी। मान लो डेल्टा एल अमाउंट ऑफ उसकी लेंथ क्या हो गई, नीचे की तरफ बढ़ गई। तो देखो यहां पर आपने जब फोर्स अप्लाई किया तो इसकी लेंथ थोड़े से बढ़ गई, है ना। जब आप वेट हटा दोगे तो वापस पुरानी जगह पे चला जाएगा, वो वापस से लगाओ तो वापस से बढ़ गई। तो जब उसकी बड़ी होगी लंबाई तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो गए होंगे, डिस्टेंस बढ़ गए होंगे, या इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ गया होगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उसको वापस जगह पे लाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो मैं कहूंगा कि पर यूनिट एरिया में वो फोर्स कितना लग रहा है ना, वही रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया पे वो कितना लग रहा है। जब आप उसकी क्या चीज चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, लेंथ। क्या ये वजन लटकाने से क्या चेंज हुआ, लेंथ चेंज हुआ ना। तो यहां पर जब अप्लाइड फोर्स ने क्या चेंज किया, लेंथ, और उस वक्त उसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप हुआ या रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप हुआ, सीधा बोलो स्ट्रेस डेवलप हुआ। स्ट्रेस मालूम है अपने को क्या है, तो उस वक्त जो उसमें स्ट्रेस डेवलप हुआ उसको बोलेंगे आप लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस। तो डिफाइन ऐसा किया जाएगा, व्हेन द डीफॉर्मिंग फोर्स produces a change in length of the body, the stress developed in the body is called as longitudinal स्ट्रेस। ठीक है, जब भी आपका जो डीफॉर्मिंग फोर्स है वो बॉडी की लंबाई में चेंज लेकर आता है और लेंथ का जब चेंज लाने की कोशिश की जाती है और उस वक्त जो स्ट्रेस डेवलप होता है तो उसको क्या कहेंगे, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो तुम जो रबर का ऐसा खींचते हो, रबर को, रबर बैंड को, तो उससे रबर बैंड की क्या चेंज होती है, लेंथ, और उसके अंदर क्या डेवलप होता है, स्ट्रेस। तो उस स्ट्रेस को क्या बोलेंगे आप, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस, है ना। किसी रस्सी को आप लटक जाते हो, है ना, या फिर आप किसी चेन को, आप जो आती लोहे की, उसको लटक जा रहे हैं, आप स्टील की चेन को लटक जा रहे हैं, या क्रेन को, आप कोई क्रेन से, स्टील की जो क्रेन आती है वायर वाली, स्टील की वायर वाली जो क्रेन आती है, उससे कोई सामान को उठा रहे हो, तो उसमें जो स्ट्रेस डेवलप हुआ वो कौन सा आएगा फिर, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो मैं बोलूँगा ठीक है, इसको लिखेंगे कैसा, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। अब जैसे हम लोग देखो रिस्टोरिंग फोर्स को तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम लोग किसको कैलकुलेट करते हैं, डीफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया। डीफॉर्मिंग फोर्स कितना है, mg। अच्छा, एरिया, एरिया किसका रहता है, ये वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिस पे फोर्स लग रहा है।
तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, इस पे फोर्स लग रहा है, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू क्या होंगी, तो बोले सर्कुलर एरिया रहता, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर। गोल रहता ना वायर का, वायर को नीचे से देखोगे तो ऐसा गोल नजर आएगा ना, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर। इसका जो भी रेडियस होगा उसको पाई आर स्क्वायर से कर दो उसको, तो आ गया उसका एरिया। ये हो गया आपका लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस। सेकेंड, वॉल्यूम स्ट्रेस, इसी को कंप्रेसिव स्ट्रेस भी कहा जाता है। कंप्रेसिव स्ट्रेस, अब ऐसा है कोई मेरे पास रैंडम शेप की एक बॉडी है, इसका वॉल्यूम है V, मैं चाहता हूं कि इसके वॉल्यूम को मैं छोटा कर दूं। मान लो कि जब मैं इसे चारों तरफ से फोर्स लगाऊंगा तो इसका वॉल्यूम जो है छोटा हो जाएगा। पहले ये इतनी साइज का हुआ करता था, अब ये इतनी साइज का हो जाएगा, वॉल्यूम है, तो उसको चारों तरफ से फोर्स लगाना पड़ेगा अब आपको, परपेंडिकुलरली चारों तरफ से। मान लो वॉल्यूम कितने से बदल गया, मान लो वॉल्यूम बदल गया डेल्टा V से, डेल्टा V भी बोल सकते हैं, dV भी बोल सकते हैं, एक ही बात होती है। ज़्यादा चेंज हुआ तो डेल्टा V, छोटा सा चेंज हुआ तो dV, है ना। डेल्टा V बोलो dV बोलो, एक ही बात है। और अब बचा हुआ वॉल्यूम कितना होगा फिर, V माइनस डेल्टा V या V माइनस dV, है ना। अब अगर मैं बोलूँ कि पहले इसका वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब हुआ करता था, एग्जाम्पल के तौर पर 10 मीटर क्यूब पहले वॉल्यूम हुआ करता था, मैंने उसका वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब से कम कर दिया। कितने से कम किया, 2 मीटर क्यूब से, तो अब कितना है, 8 है। कैसे पता चला, टोटल वॉल्यूम में से जितने का आपने बदलाव लाए उसको माइनस कर दिए, तो टोटल वॉल्यूम में से जितने का बदलाव लिया मैंने वो माइनस कर दिया, तो अब जो नया वॉल्यूम आया उसकी बारी है, बात आ गई। अब ऐसा है कि देखो आपको चारों तरफ से फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा, कंप्रेस करने के लिए चारों तरफ से ही लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं एक तरफ से लगाऊंगा फोर्स और ऐसा दबा दूंगा तो ये आजू बाजू से निकल जाएगा, फैल जाएगा, है ना। कोई भी अगर आप जो बोलते हो स्माइली का एक बॉल आता जो छोटा है ना, अगर आप सिर्फ उसको ऐसा दबाओगे तो ऐसा साइड से फूलेगा, ऐसा दबाओगे तो ऊपर से ऐसा निकलेगा। अगर आपको उसको कंप्रेस करना है तो चारों तरफ से फोर्स लगाना पड़ेगा। आई के बाद समझ में, तब जाके वो कंप्रेस होगा। इसीलिए कंप्रेसिव स्ट्रेस भी कहा गया है इसको, वॉल्यूम स्ट्रेस भी और कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब ऐसा है, when the deforming force is applied to change the volume of any body, the stress developed in the body is called as compressive stress, is called as compressive stress। जब कभी भी बॉडी पे कोई फोर्स लगाया जाता है उसका वॉल्यूम बदलने के लिए, तो उस वक्त जो बॉडी में स्ट्रेस डेवलप होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस या फिर वॉल्यूम स्ट्रेस। तो वॉल्यूम स्ट्रेस को आप ऐसा लिखेंगे डेल्टा P या फिर dP से, इंक्रीज इन प्रेशर, वो वही है ना, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना प्रेशर, तो इंक्रीज इन प्रेशर डेल्टा P। बोले इंक्रीज इन प्रेशर क्यों, जी हाँ, हर ऑब्जेक्ट पे पहले से एक प्रेशर लग रहा है, हम पर भी लगातार अभी पहले से एक प्रेशर है, जिसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं अगले चैप्टर में, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। मगर अभी मैं बता सकता हूँ वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हम पर ऑलरेडी लग रहा है ना। जैसे कि अभी यहाँ पर आप सांस ले रहे हो अच्छे से, अब ले पा रहे हो अच्छे से, मगर आप अगर हिली एरियाज पे जाओगे, अपने चिकलदार की बात नहीं कर रहा मैं,
है ना। आप हिली एरिया से आप लद्दाख, कश्मीर एकदम टॉप उस पर जाओगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन रहेगी, मगर फिर भी आपको सांस लेने में दिक्कत जाएगी, क्योंकि वहाँ पर जो दबाव है हवा का वो कम हो जाता है। तो हमको जितना फोर्स से हम ऑलरेडी क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर हमारे नाक के अंदर है ना, ऑक्सीजन घुसेड़ रहा है ना, ऑलरेडी हम लोग हल्की हल्की सांस ले रहे हैं, तो हमारे लंग्स को आदत पड़ गई, वो ज़्यादा वर्क नहीं कर रहे, क्योंकि जितना आप सी लेवल के पास जाओगे तो उतना ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो ऑलरेडी यहाँ पर फोर्स से हमारे नाक से अंदर ऑक्सीजन घुस रही है, तो लंग्स को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रही इसको खींचने के लिए बॉडी में। मगर जब आप हिली एरियाज़ पे जाते हैं तो हाइट ऊपर बढ़ते जाती है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। तो अब हमारे लंग्स को हैबिट है क्या, ये सी लेवल पे या मान लो जो भी है उस पर ऑक्सीजन खींचने की, वो आदत बन गई। अब वहाँ जा रहे तो वही आदत के अनुसार वो लंग्स क्या कर रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो भाई जितनी ज़रूरत है उससे वो कम खींचेंगे, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर उतना नहीं है ऑक्सीजन का, उतने फोर्स से ऑक्सीजन घुस नहीं रहा एटमॉस्फेयर, उतने फोर्स से ऑक्सीजन नाक में नहीं घुसा रहा। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी ऐसा। तो उस सिचुएशन में आपने देखा होगा अक्सर वहाँ अगर कोई गया होगा तो वहाँ प्रॉब्लम जाती, सर दुखता, चक्कर आते, मितली होती, वहाँ पर ऐसे प्रॉब्लम्स जाते हैं। फिर वहाँ पर बेहोश भी होते कभी कभार ऑक्सीजन की कमी की वजह से। फिर एक ऑक्सीजन सिलेंडर लगा देते, छोटा सा मास्क लगा देते थोड़ी देर के लिए, जब बॉडी में अच्छे से ऑक्सीजन का वो सब हो जाए, फिर जा भाई जा आगे जा और जमा के तमाशा कर वहाँ पे। तो वही ऐसा है, ऑलरेडी हर जगह प्रेशर है गैसेस का। तो यहाँ जो प्रेशर है उसे बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ऑलरेडी अगर एक ऑब्जेक्ट है उस पर प्रेशर है ना, अगर मुझे इसे कंप्रेस करना है तो उसके प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए उसको बोला गया है इंक्रीज इन प्रेशर। क्या बोला गया है, इंक्रीज इन प्रेशर। प्रेशर भी रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है। और देखो ये सारे फोर्सेस नॉर्मल है, जैसा मैंने कहा था कि हर प्रेशर स्ट्रेस नहीं होती, हर स्ट्रेस प्रेशर नहीं होता, है ना। क्योंकि ये देखो ये स्ट्रेस जो है ये लेंथ को पैरेलल है, परपेंडिकुलर है क्या लेंथ को तो पैरेलल आ गया ये फोर्स, नीचे खींच रहा ना ये, और वो देख वो पूरी बॉडी पे चारों तरफ से परपेंडिकुलर आया हुआ है, समझा। वॉल्यूम स्ट्रेस आई थिंक ये हो चुका होगा। तीसरा shearing stress, stress developed in the body, stress developed in the body when the body develops, when the deforming force produce change in the shape of the body is called as shearing stress। उसको हम लोग क्या कहते हैं, shearing stress कहते हैं। इस पे जब से शेयरिंग स्ट्रेस लगा हुआ है ये किताब पे देख भाई। अब ऐसा है कि ये बुक है देख, शेयरिंग स्ट्रेस कब से लगा हुआ, इसका शेप ही बिगड़ गया यार, पेज इसका फट जा रहा। अब ऐसा और मोटी बुक है कोई का, इससे भी मोटी नहीं, मोटी बुक बोला मैंने, है क्या इससे मोटी है क्या, रहने इसको रिस्क ले लेंगे, हालांकि अधर एकदम। देखो अब देखो सामने से शेप देखो, मान लो थोड़ी देर के लिए ये रेक्टेंगुलर शेप है पूरा, जब मैं उसको ऐसा टेंजेंशियल फोर्स लगाऊंगा, देख रहा टेंजेंशियल फोर्स, तो आप उसका शेप बिगड़ते हुए देख रहे हैं। ये देखो कैसा हो गया, रुक रहे ये है ना। तो इन शॉर्ट कहेंगे आपको डायग्रामेटिकली, ये देखो वो पहले अगर सामने से देखने पे ऐसा लग रहा था कि ये शेप कुछ ऐसा है, अगर क्यूबिकल शेप है जैसा मान लो, है ना। फिर बाद में आपने इसको टेंजेंशियल फोर्स लगाया इस सामने वाले एरिया पे, नहीं फोर्स तो ऊपर लगा रहे हैं ना अपन, सॉरी, इस इधर वाले एरिया पे आपने क्या लगे इसको टेंजेंशियल फोर्स लगाया,
जिसके वजह से ये लेयर आगे की तरफ सरक गई। अब ये शेप ऐसा हो गया, ये शेप कुछ ऐसा हो गया। तो ये टेंजेंशियल फोर्स के वजह से आप देख सकते हैं ये लेयर आगे सरक गई, है ना। तो जो शेप पहले सामने से देखने पे स्क्वायर लगता था, अब वो पैरेललोपाइप जैसा हो गया, पैरेललोग्राम जैसा हो गया सामने से। तो भैया शेप बदल गया और फोर्स कैसा है, टेंजेंशियल है। पहला फोर्स लॉन्जिट्यूडनल था, लेंथ वाइज पैरेलल फोर्स था, परपेंडिकुलर फोर्स आया, टेंजेंशियल फोर्स आया। तो अब ये कहलाता है, ये स्ट्रेस कहलाता है आपका शियरिंग स्ट्रेस। और हम कहेंगे फिर शियरिंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया, जितने एरिया पे लगाया गया है वो, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। आया समझ में? वो इधर का अल्हम्दुलिल्लाह 9.3.2 स्ट्रेन, 9.3.2 स्ट्रेन। स्ट्रेस देखे अपन ने, जब भी किसी बॉडी में रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप होता है उसे कहा जाता है स्ट्रेस, है ना। फिर आएगा स्ट्रेन। आपका एक मिनट, टाइम क्या हो गया? 11:15। आज का टाइम 11:15 तक ही है ना। जल्द, तो फिर स्ट्रेन कल देखते हैं। एक्सपेक्टेशन से तो काफ़ी कम हुआ है आज। नहीं, वो छोटे छोटे टॉपिक है, वो तो हो जाएगा। चलो देखते हैं, बट एनी हाउ 3 दिन में कंप्लीट करेंगे इसे।